नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सतीजा है। मैं आज काफ़ी टाइम बाद आपसे बातचीत कर रहा हूँ और आप जानते हैं अभी हिंदुस्तान में 2024 के इलेक्शन समाप्त हुए हैं, जिसका 4 जून को रिज़ल्ट आया। और जैसे कि उम्मीद सब कर रहे थे कि बीजेपी का नारा भी था 400 पार अब की बार, लेकिन वो रिज़ल्ट बड़े अलार्मिंग आए। सिर्फ बीजेपी को 240 सीटें मिली। बेशक गवर्नमेंट तो मोदी जी के नेतृत्व में बन गई, एनडीए की गवर्नमेंट बन गई है, बट ये हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि क्या कारण है जिस कारण से जो इतनी उम्मीद थी पहले लोगों को भी, इवन एग्जिट पोल आए थे तब तक सब काफ़ी सीटें मिल रही थी, लेकिन वो सब गलत साबित हुए। और हमें मतलब है कि जो चाहते थे मोदी जी वापस आए, मोदी जी वापस तो आ गए हैं, लेकिन वो मेजॉरिटी या जो काम करना चाहते थे, वो मेजर डिसीजन लेना चाहते थे, वो नहीं ले पाएंगे। मैं इससे आगे बढ़ूं, मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। तो एक जो नारा है मोदी जी का अब की बार 400 पार, ये ही इसी में कारण छिपे हुए हैं। कारण ये है कि जो अपोजिशन है, इंडी अलायंस, जो 26 पार्टियों का बना हुआ है, वो घबरा गया कि ये जो है इतनी सीटें अगर ले आए तो हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कैंपेन चलाना शुरू कर दिया कि मोदी जी अगर इतनी सीटें लाएं तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, फ्यूचर में इलेक्शन नहीं होंगे, ये ऐसे ऐसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे देश को। और काफ़ी ऐसी बातें उन्होंने कही और एक बड़ा सा लोगों को काफ़ी हिला के रख दिया उन्होंने। जो मतलब है कि मैं एक जो मेरी हेडिंग है, मोदी जी को तीन ही लोग मिलकर हरा सकते हैं। एक लालची हिंदू, एक आलसी हिंदू और गद्दार हिंदू। अब हम इसे थोड़ा सा आगे एनालाइज करेंगे। मोदी जी तो खैर बारी बारी कह रहे थे कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को या उसको कभी नहीं बदलूंगा, मैं उसको बहुत पवित्र मानता हूँ। और जब आपको याद होगा, जब वो पार्लियामेंट 2014 में पहली बार चुन के आए थे, तो वो जो पार्लियामेंट की सीढ़ियाँ हैं उस पर दंडवत हुए थे, उन्होंने उसको चूमा था। और जब भी होता है वो इवन दंडवत भी हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा उनको फिक्र है। और उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, बल्कि जो आर्टिकल 356 ए है, 356 है, जो कि कांग्रेस 90 टाइम जिसको यूज़ कर चुकी थी अपोजिशन की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स को गिराने में, मोदी जी ने एक बार भी नहीं उसको यूज़ किया। जबकि बंगाल में इतनी हिंसा, हर इलेक्शन के बाद वहाँ पर बंगाल में हिंसा होती है, मारकाट होती है, हिंदू औरतों को, जो बीजेपी वर्कर हैं, हिंदू औरतों को रेप भी किया जाता है। काफ़ी 2022 में तो 1-1.5 लाख लोग वहाँ छोड़ के चले गए थे। और बाद में भी जब भी पंचायत इलेक्शन होते हैं तब भी वायलेंस होती है, और जो बीजेपी को वोट देते हैं, खासकर या अपोजिशन को वोट देते हैं, तो ममता बनर्जी वहाँ पर काफ़ी जुल्म करती है। वो इस बार भी हो रहा है, 24 के इलेक्शन के बाद भी हो रहा है, और ये रिपीट होता रहता है। तो मोदी जी ने खैर अपनी कई जगह जो इंटरव्यू, इस बार बहुत ज़्यादा इंटरव्यू दिए उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की बात ही नहीं कर रहा और ना करूँगा। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना भी है। वो कुछ साल के लिए था कि आप जैसे शरिया लॉ वगैरह लगा था,
दैट वाज फॉर लिमिटेड फॉर 10 years, लेकिन कांग्रेस जान के अपने वोट बैंक के लिए उसको टालती रही और आज तक उसने नहीं होने दिया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे, और जो हमारे कुछ एमपीज थे या बीजेपी के, उन्होंने कुछ थोड़ा सा गलत फहमी फैला दी। जैसे अश्विनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, वो कई बार बात कहते हैं कि हमें 400 से ज़्यादा सीटें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मेजर इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड तो एक है, दूसरा जो कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25, 28, 30, 38, जिसमें हिंदुओं के लिए जो उनकी प्रोवोकेट करने के लिए रिलीजन, उन बहुत रिस्ट्रिक्शन है, बाकी सभी कर सकते हैं रिलीजन को प्रोपोगेट एक्सेप्ट हिंदू अपने स्कूलों में, कॉलेजों में। तो खैर उन्होंने भी कहा। और जो असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने भी कहा था कि जो अगर हम आएंगे इस बार तो राम मंदिर, जो जैसे भव्य राम मंदिर बन गया है, वैसे ही हम अपना ये मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसको भी पूरी तरह से जो ज्ञानवापी मस्जिद है हटाएंगे, और मथुरा में जो ईदगाह है वो भी हम उसको भी ठीक करेंगे, मतलब कि पूर्ण कृष्ण भगवान का मंदिर बनाएंगे। अब देखिए, जो मोदी जी ने इस बात पे काफ़ी जोर दिया, बार बार रिपीट किया कि कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को बैकडोर से वो करती रही है, रिजर्वेशन देती रही है मुसलमानों को, जो कि धर्म के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो नहीं है। लेकिन जब भी वो पावर में आते थे, खासकर आपको याद होगा जो थोड़े पुराने लोग हैं कि इनका एक मिनिस्टर होते थे अर्जुन सिंह, वो मोस्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर बनते थे, और जब भी बनते थे उनका मुख्य काम होता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए। और वो बैकडोर से भी कई बार उन्होंने आंध्र प्रदेश में किया, आजकल भी उसमें देना शुरू किया हुआ है, कर्नाटका और तेलंगाना में जहाँ कांग्रेस की सरकार है। तो ये उनका मुख्य उद्देश्य था। तो मोदी जी ने बारी बारी कहा है कि हम ये रिजर्वेशन जो मुस्लिम्स को देते हैं धर्म के आधार पर, जिसके कई बार सुप्रीम कोर्ट भी स्ट्रक डाउन कर चुका है, हम नहीं होने देंगे। तो ये एक मेन मुद्दा था। दूसरा बात ये थी कि जो ये सेक्युलरिज्म ऑफ कांग्रेस है, ये बहुत ही खतरनाक सेक्युलरिज्म है। ये टोटली फ्रॉड है सेक्युलरिज्म के नाम पे। ये जैसे इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया और माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया मुसलमानों को। जब एक तरफ आप सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर माइनॉरिटी कमीशन भी बना दिया, फिर 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, जिसके अंतर्गत आप कोई भी राम मंदिर को छोड़कर, क्योंकि वो उसका कोर्ट में केस चल रहा था, तो आप किसी को भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, और आप अपना उसको फिर वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड एक्ट जो है उसके अंतर्गत मुसलमानों ने, वो खुद जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो 2014 में ये इलेक्शन के अनाउंसमेंट से कुछ दिन पहले ही उन्होंने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज़ जो थी वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दी थी। तो ये एक बहुत ही गलत उदाहरण है उनका अपीज़ करने का। इसके और भी मैं आपको उदाहरण दूंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं कि जो मोदी जी ने अपने 10 साल में मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। उन्होंने उनको कहा भाई एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर हो तुम्हारे, मतलब तुम अपनी धर्म की शिक्षा भी प्राप्त करो, साथ में मॉडर्न एजुकेशन भी प्राप्त करो। उन्होंने आईएएस, मुसलमानों को आईएएस बनाने के लिए
उनको कोचिंग वगैरह भी फ्री दी और उर्दू लैंग्वेज यूपीएससी में इनके एग्ज़ाम के लिए कर दी, जो कि एक इनको मुसलमानों के लिए बहुत काफ़ी आईएएस ऑफिसर मुस्लिम बने। अच्छा, उन्होंने जितनी भी स्कीमें थी सब में इक्वल ट्रीटमेंट इनको दिया, बेशक वो टॉयलेट की सुविधा हो, मकान की सुविधा हो, बिजली हो, नल से पानी हो, सड़कें हों, आयुष्मान कार्ड जो कि 5 लाख तक इनको उसका फ़ायदा होता है हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत सारी स्कीमें इनकी जो थी सभी के लिए थी, मतलब मुसलमानों को उसमें एक्सक्लूड नहीं किया गया। एक आप जानते हैं रूबिका लियाकत अली बहुत ही अच्छी पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, न्यूज़ 18 की। तो उसने कई बार मुसलमानों से इंटरव्यू किया, तो उसमें सब कहते थे, मुसलमान कहते थे हाँ हाँ मोदी जी सबका ख्याल रख रहे हैं, हमें भी मकान मिले हैं, हमें भी सब गैस सिलेंडर भी मिले हैं, सब सुविधाएं मिली हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो बिल्कुल ही कैसे इसमें अलतकिया कि काफिरों को मतलब है कि उनको धोखा देते रहो, उनको बेवकूफ़ बनाते रहो और उनकी पीठ में खंजर मारो। तो ये इस बार 86 to 90% मुसलमानों ने कांग्रेस और जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी लाइक समाजवादी पार्टी है या ये दूसरी पार्टियां हैं, इनको ही वोट दिए और बीजेपी को बहुत कम वोट इनका मिला। तो अब मुसलमानों को उनको पता है कि यूनिफॉर्म बीजेपी आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी, उनको तो अपना शरिया लॉ चाहिए, उनको तो ट्रिपल तलाक भी वापस चाहिए, उनको शादी 4 शादियाँ भी करनी हैं, उनको बच्चे भी खूब पैदा करने हैं, उनको घुसपैठ भी बांग्लादेश से और म्यांमार वगैरह से करनी है, उनको आर्टिकल जो कि कांग्रेस ने प्रॉमिस भी किया दोबारा से आर्टिकल 370 को भी उसमें इम्पोज करना है, और फिर उनको मुस्लिम्स को रिजर्वेशन भी चाहिए। मतलब है कि सब सुविधाएं चाहिए जो कांग्रेस उनको देने को तैयार है, तो वो क्यों ना कांग्रेस को दें। वो नहीं चाहते कि एक राम मंदिर बन गया, वो जिसके अभी भी वो विरोध में है, वो कई मुल्ला मौलवी कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको तोड़ देंगे, या और कांग्रेस ने तो कहा कि हम इस पे ताला लगा देंगे। तो मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी हिंदू विरोधी हैं। एक जो और प्रोपागंडा अपोजिशन ने फैलाया था कि भाई ये जो आएंगे तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ये 400 सीटें इसलिए मांग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र। अरे भाई हिंदू तो शुरू से ही सेकुलर है, हिंदू राष्ट्र तो है ही, क्योंकि मेजॉरिटी जिसके मोर देन 1 बिलियन जिस कंट्री में हिंदू हों तो वो अपने आप ही हिंदू राष्ट्र है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं की गई जिसमें हिंदुओं को कोई प्रेफरेंस दी गई हो। सबके लिए मोदी जी ने इक्वल ट्रीटमेंट दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास। लेकिन विश्वास जो है वो उनको पूरे हिंदुओं का भी नहीं मिला, हिंदुओं ने भी धोखा दिया, और मुसलमान तो खैर उनसे तो उम्मीद ही करनी बेकार है। अच्छा, जो अपोजिशन का एक कैंपेन था कि महंगाई और बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट युवा को नहीं मिला। अब देखिए, आप दुनिया पहले तो अपने पड़ोस के मुल्क देख लीजिए, बेशक वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या नेपाल हो, म्यांमार हो, कहीं भी आप आज जितने पड़ोस के मुल्क हैं उन पर देखिए हिंदुस्तान के मुकाबले में वहाँ कितनी महंगाई है। पाकिस्तान में तो 400 किलो आटा मिल रहा है, और यहाँ पर हमारे 27 से 30 रुपये में आटा मिल जाता है। जितनी एसेंशियल कम्युनिटीज़ हैं जो एक गरीब आदमी को चाहिए, वो अगर आप इवन वेस्टर्न कंट्री से भी कंपेयर कर लें, मैं बात कर रहा हूँ यूएसए, यूके, इवन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी देश देख लीजिए, हिंदुस्तान से ज़्यादा महंगाई है। तो ये इसको हमारी बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन हैं
वो प्रॉपर से समझा नहीं पाए कि मोदी जी ने कुछ कोशिश की, लेकिन जो डिबेट्स में जाते हैं, एक्सेप्ट वन सुधांशु त्रिवेदी है या शहजाद पूनावाला, उन्होंने फिर भी ठीक कोशिश की, लेकिन बाकी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा मुद्दा जो इसका है अनएम्प्लॉयमेंट का, अब अनएम्प्लॉयमेंट देखिए कि एज पर द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा, पिछले 10 साल में ऑलमोस्ट 18 करोड़ उसमें मेंबरशिप बढ़ी है उसकी, 18 करोड़। और उसके अलावा ये मुद्रा योजना जो है इनकी गवर्नमेंट की, उसमें भी 22 करोड़ लोगों ने लोन लिए थे और वो अपना छोटा व्यवसाय धंधा वगैरह कर रहे हैं और साथ में एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को दे रहे हैं। तो इसको काउंटर नहीं कर पाई बीजेपी और एनडीए, इस बात को प्रॉपर काउंटर नहीं कर पाए कि इतनी नौकरियां दी गई हैं। अब देखिए इतनी सड़कें बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं और सब काम हो रहे हैं। हमारा देश जो है इस टाइम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2 पे है। हमारे यहाँ पर सभी सोलर पैनल्स भी बन रहे हैं, विंड मिल्स भी हैं, मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ में, ऑटोमोबाइल में हम तीसरे नंबर पे है। कोई सीमेंट की, स्टील की, आप कोई भी प्रोडक्ट देख लीजिए, इंडिया इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कहीं वर्ल्ड में नंबर 2, कहीं नंबर 1। शुगर जो है उसमें हम नंबर 1 है वर्ल्ड में। अब देखिए इतने चांद पर मोदी के दौरान हिंदुस्तान का मतलब हमारा मून यान वहाँ पर पहुँच गया और इतने वर्ल्ड में 3rd इकॉनमी बन गई है इंडिया। सॉरी, अभी 5th इकॉनमी है, लेकिन इस तरफ बढ़ रहे हैं कि 3rd इकॉनमी हो जाए। और सभी हम जो पहले सारा डिफेंस इक्विपमेंट हम और कंट्री से लेते थे, इंपोर्ट करते थे, अब हम तेजस विमान वो हमारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल वो एक्सपोर्ट हो रही हैं, और कुछ टैंक और कई चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। भारत की जो स्थिति है वर्ल्ड में इस टाइम बहुत अच्छी है। अभी G7 की मीटिंग हुई थी, मोदी जी 70% पॉपुलर रेटिंग के साथ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा उनकी अप्रूवल रेटिंग है और बाकी तो कहीं नज़र ही नहीं आते। तो ये तो मतलब है कि इसका। अब बात करते हैं यूपी की। खासकर यूपी में आपको पता है समाजवादी पार्टी है, उसने अपने 5 तो परिवार के, ज़्यादा परिवार के, उनको टिकट दी और वो इलेक्शन भी जीत गए। लेकिन इस बार जो अखिलेश यादव है उन्होंने बहुत चालाकी की। उन्होंने अपने यादव तो अपने परिवार के उसको दे दी, बाकी जगह जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जिस जाति की मेजॉरिटी है उनको टिकट दिया। बेशक उन्होंने कई बार बदले भी कैंडिडेट अपने, लेकिन जाति के मुताबिक उन्होंने उनको टिकट दिया और काफ़ी वो इस बार वो 37 सीटें जीत गए, जो कि पहले बीजेपी 70 तक ले जाती थी। वो इस बार काफ़ी नुकसान हुआ। तो मतलब है कि हमारा देश में ये जातिवाद जो है एक बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा एक हमारे देश पे कलंक है कि जातिवाद का। लेकिन है कि ये कांग्रेस भी अभी जाति जनगणना की बात करती है कि सामाजिक आर्थिक उनके हिसाब पे जाति जनगणना कराई जाए और जिसकी जो वो है उसको जो मेजॉरिटी है, जिसकी ज़्यादा वो है, उनको उतना धन दिया जाए। वो कई बार कहते हैं जी 2% लोग जो हैं वो 50% ऑफ वेल्थ इकट्ठा करके बैठे हैं। वो अपना नहीं देखते कि उनका गांधी परिवार की जो फैमिली है
उसमें ही कितने अरबों रुपया उन्होंने जमा किया, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन वो एक बड़ा बहुत ही एक इतना डिजास्टर्स कैंपेन चला रहे हैं, जिससे अगर कभी वो कांग्रेस पावर में आ गई तो दंगे फसाद करा देंगे, ग्रेजुएट की स्थिति कर देंगे। वो जैसे नेक्स्ट लाइट को भड़काना भी, इन पे इनके पास ज़्यादा पैसा, इनसे छीन लो, या मुसलमानों को भड़काना, और मतलब इस तरह का बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा है उनका, जो कि और फिर वो तो कहते हैं रिजर्वेशन हम मुस्लिम को देंगे। वो देते भी रहे हैं, और वो फिर मुस्लिम्स को अगर धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कई बार स्ट्रक कर चुका है, तो वो कहते हैं ओबीसी कोटा और या शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट कोटा, उसमें से हम इनको दे देंगे। तो ये एक बहुत ही खतरनाक उनका कैंपेन है। अब जैसे महाराष्ट्र में भी हमारा जो है बीजेपी का, वहाँ काफ़ी सीटें बट गई हैं, क्योंकि इस बार एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, और साथ में एनसीपी शरद पवार की है, और कांग्रेस है, और एक तरफ दूसरी शिवसेना जो है वो इस तरफ, और साथ में एनसीपी जो अजित पवार के अंदर है, और बीजेपी है। तो आपस में काफ़ी एक कन्फ्यूजन रहा, और कन्फ्यूजन से वो सीटें बट गई हैं, और कांग्रेस वहाँ इस बात का फ़ायदा उठाया, कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिल गई हैं। ऐसे पंजाब में देख लीजिए, पंजाब जो है वो हमारा सिख भाई हैं ज़्यादा। मोदी जी ने सिखों के लिए क्या क्या नहीं किया, उनको मतलब जो करतारपुर में कॉरिडोर भी दिया, और वीर जो हमारे बहादुर हैं उनको भी वहाँ पर काफ़ी उनके लिए वीर बाल दिवस मनाने का भी उन्होंने 26 दिसंबर को किया है, और उनके जो भी तीर्थ स्थान हैं उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, उनके लिए सब कर रहे हैं। लेकिन वहाँ भी एक भी सीट नहीं मिली, और जो एक खालिस्तानी कैंपेन है इंडिपेंडेंट तेजपाल सिंह, अमृतपाल सिंह, वो जीत गया इलेक्शन, और कांग्रेस को साथ मिल गई। वो कांग्रेस जिन्होंने 84 के दंगे में सिखों का नरसंहार किया था, और एक पंजाब के लिए कभी भी उन्होंने प्रॉपर सोचा नहीं। मतलब चाहते तो चंडीगढ़ जो है पंजाब को दे देते, और बहुत सारी सहूलतें दे सकते थे, नहीं किया। लेकिन फिर भी पंजाब के लोग उनके साथ क्यों हैं, ये तो वो ही जाने। खैर, आज मैं यहीं पर समाप्त करूँगा, तो बाकी फिर बाद में आपसे इसी विषय पे फिर दोबारा से मिलेंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।